हाई स्पीड ट्रेन्स तेज, मौसर और निस्बतन माहौल दोस्त होती हैं। ये ट्रेनें दुनिया में हर जगह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप फास्ट ट्रेन पेरिस, टोक्यो और मॉस्को से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन हाई स्पीड रेल का निज़ाम कहाँ है? जी हाँ, चीन में। 1/3 से भी कम अरसे में चीन ने तकरीबन 40,000 किलोमीटर का ऐसा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क तामीर किया है जो मुल्क के तमाम बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। दुनिया भर की तेज रफ्तार ट्रेनों का 2/3 हिस्सा चीन में मौजूद है, जो कि जापान और यूरोपीय यूनियन से कहीं ज्यादा है। यूरोप में इस वक्त सिर्फ 11,000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल का इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका को तो रहने ही दें, उनके पास तो एक भी नहीं। तो चीन ने ये कैसे किया? क्या दूसरे ममालिक भी इसके करीब आ सकते हैं? और महंगी छिपकलियों का इससे क्या ताल्लुक है? चीन का ये कारनामा कितना मुतासिरकुन है, आपको ये बताने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। सन 1964 में जापान तेज रफ्तार ट्रेन शुरू करने वाला पहला मुल्क था। हाई स्पीड ट्रेन यानी कम से कम 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली ट्रेन, और उन दिनों शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की रफ्तार 210 किलोमीटर फी घंटा हुआ करती थी। इसके मुकाबले में अमेरिका ने सन 1969 के दौरान न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के दरमियान अपनी मेट्रो लाइन सर्विस का इफ्तिताह किया, और अगला मुल्क था फ्रांस। सन 1981 में उसने पेरिस से लियोन तक हाई स्पीड ट्रेन लाइन सर्विस शुरू की, और फिर जर्मनी ने सन 1991 में इंटरसिटी एक्सप्रेस का आगाज किया। इटली, स्पेन और रूस ने भी जल्द ही अपने नेटवर्क तामीर कर दिए। इन ममालिक के बरक्स चीन का रेलवे नेटवर्क ज्यादा तब्दील नहीं हुआ और हाई स्पीड ट्रेन के लिए बिल्कुल साजगार नहीं था। लेकिन फिर चीन के मुआशी बूम से ये कारनामा हकीकत बन गया। चीन ने हाई स्पीड रेल इजाद नहीं की, लेकिन उन्होंने इस आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है। यह है मार्क स्मिथ। इन्हें द मैन इन सीट 61 के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरनेट के सबसे मशहूर ट्रेन ब्लॉग्स चलाते हैं, इसलिए इनको इन ट्रेनों में बहुत ज्यादा सफर भी करना पड़ता है। अब वो अपने बनाए हुए नेटवर्क के एतबार से किसी दूसरे तेज रफ्तार ऑपरेटर से बहुत आगे हैं। ये नाकाबिले यकीन हद तक मुनज़्ज़म है। तेज रफ्तार नेटवर्क पर तमाम मुसाफिरों की नशिस्त रिजर्व होती है। उन्होंने बोर्डिंग के तमाम अमल को खत्म कर दिया है। आज आप बीजिंग से शंघाई यानी 1300 किलोमीटर का फासला सिर्फ 4 घंटों में तय कर सकते हैं। आप शिमाल से जनूब में बीजिंग से गोंगजू 22 घंटों के बजाय 8 घंटों में पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन की सप्लाई और मुनफरिद रंगीन खिड़कियों के साथ सतह समंदर से 3000 मीटर की बुलंदी पर बुलेट ट्रेन में तिब्बत जा सकते हैं, ताकि इतनी ऊंचाई पर आपकी जिल्द धूप की शिद्दत से महफूज रहे। तो ये सब कैसे मुमकिन हो गया? इसकी एक बड़ी वजह है मयारी कीमत। चीन में 1 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक की लागत 17 से 21 मिलियन डॉलर बनती है, जबकि यूरोप में ये कीमत 25 से 39 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम सियासी अज़म का मामला था और अब भी है, लेकिन सस्ते मजदूरों को बड़ी तादाद में मुतहरिक करने की सलाहियत सस्ते मटेरियल से भी मुंसलिक है। ये सिसिलिया हान स्प्रिंगर हैं, जो चीन की बुनियादी ढांचे की पॉलिसी साजी के माहौलियाती असरात पर तहकीक कर रही हैं। वो बड़े पैमाने पर स्टील, एल्युमिनियम और दीगर कार्बन ज़्यादा मवाद लेते हैं जो मकामी सतह पर हासिल किए जाते हैं, और मकामी प्रोड्यूसर्स के इस्तेमाल से मईशत में यकीनन बेहतरी आती है। सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स तक चीन ने अपनी पहली हाई स्पीड लाइन का आगाज कर दिया था, जो कि बीजिंग से तियानजिन तक 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। इन्होंने 4x4 नेटवर्क से शुरुआत की थी, यानी 4 ट्रैक शिमाल से जनूब तक और दीगर 4 मशरक से मगरिब तक। डेविड फिंग एक गैर जानिबदार रेल नेटवर्क रिसर्चर हैं। वो चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क के माहिर हैं। सन 2000 के अवाखिर में मालियाती बहरान से निमटने के लिए इन्होंने 4x4 नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर सन 2010 के वस्त में इन्हें एहसास हो गया कि ये काफ़ी नहीं है, हमें पूरे नेटवर्क को दुगना बनाना होगा। ये 8x8 होगा, ना कि 4x4। ये काम करने के लिए आपको रास्ते से बहुत सारे लोगों को हटाना होगा। चीन रिहायशियों को मुंतकिल करने के मामले में काफ़ी तेज़ और बेरहम रहा है। आप अगर मुंतकिल नहीं होना चाहते तो ठीक है, वो आपके इर्द गिर्द तामीराती काम शुरू कर देंगे।
लेकिन सिर्फ इंसानों को ही मुंतकिल नहीं करना होता। मिसाल के तौर पर जर्मनी के शुटगार्ट रेलवे स्टेशन की मंसूबाबंदी सन 1995 में की गई थी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट में बजट और मंसूबाबंदी के मसाइल के साथ साथ छिपकलियों का मसला भी शामिल है। सन 2017 में ये मंसूबा उस वक्त मजीद ताखिर का शिकार हो गया जब जर्मन रेलवे ने 15 मिलियन यूरो की लागत से नापैद होती छिपकलियों को दूसरे मुकाम तक मुंतकिल करने का दावा किया। ये रकम 2 से 4 हजार यूरो फी छिपकली बनती है, लेकिन चीन में ऐसा हरगिज नहीं होगा। चीनी कानून बुनियादी तौर पर हुक्काम को लोगों से पूछने की इजाजत देता है। चीन के लिए ये मसला नहीं है क्योंकि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस अमल ने यकीनी तौर पर इस नेटवर्क की तरक्की को फाल बनाया। सन 2013 तक चीन 10,000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क तामीर कर चुका था। ये रकबा उस वक्त पूरे यूरोप में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क के बराबर बनता है और इनको मुनाफे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी रेलवे लाइंस अभी भी खसारे में जा रही हैं। क्यों? जाहिर है सियासत। मेरे ख्याल में इसका एक जवाब इतनी बड़ी तादाद है। अगर ये बहुत जल्दी माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं रहे तो इनसे कुछ और मकसद हासिल किया जाएगा। चीन के ऐसे दूर दराज इलाकों के बारे में सोचें जैसे कि सिंकियांग और तिब्बत, जो कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा हैं। चीन की तेज़ रफ्तार कहानी इतनी कामयाब रही है कि कमर्शियल ट्रैवल के लिए भी ट्रेन इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि सन 2060 तक मुल्क के कार्बन न्यूट्रल होने के हदफ के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक और अंसर शामिल है, चीन में फ़िज़ाई सफ़र, जिसकी सहूलत इंतहाई नाक़िस है। चीन के हवाई अड्डों को वक्त की पाबंदी के लिए दुनिया में मुसलसल ख़राब रेटिंग दी जाती है। हवाई जहाज़ से मुझे 5 से 7 घंटों तक ताख़ीर का सामना करना पड़ता था। मैं बीजिंग सुबह 4 बजे पहुंचता था, हालांकि मुझे रात 10 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए। इस ताख़ीर की एक वजह मुल्क की फ़ौज है, जो कि चीन की तकरीबन 3/4 फ़िज़ाई हुदूद कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि कमर्शियल परवाज़ों को टेक ऑफ से कब्ल फ़ौज की इजाज़त का इंतज़ार करना होता है। जाहिर है ये किसके लिए मुनाफे बख्श है। रेलवे ने बुनियादी तौर पर एयरलाइन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। मसलन मशरकी चीन से वस्ती चीन के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन की आमद से पहले एयरलाइंस के लिए ये अहम रूट था। रेलवे ने इतने ज़्यादा ग्राहकों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया कि बहुत सारी एयरलाइंस ने बड़े शहरों के दरमियान परवाज़ें तकरीबन मुनक़ते कर दी। चीन की जानिब से हाई स्पीड रेल की मंसूबाबंदी से उसके कार्बन फुटप्रिंट्स में भी वाज़ेह कमी होगी और दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करने वाले मुल्क की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए ये एक अहम इक़दाम होगा। लेकिन चीन की ट्रेन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये मुल्क सन 2035 तक अपने तेज़ रफ्तार नेटवर्क को दुगना करने का इरादा रखता है। वो इसे 70,000 किलोमीटर की तवील पटरियों तक ले जाएगा और अगर ये काफ़ी नहीं तो बीजिंग हुकूमत ने अपनी तेज़ तरीन ट्रेन मागे लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन का ऐलान किया है। ये फास्टेस्ट ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ ज़मीनी सवारी होगी। तो क्या दीगर ममालिक भी यही सब कुछ कर सकते हैं? Well, no, not in my lifetime. यूरोप में आप हवाई जहाज को इल्ज़ाम दे सकते हैं। फ्लाइट्स बहुत सस्ती होती हैं। जब हम बर्लिन से एडिनबरा तक सिर्फ 2 घंटों में पहुंच सकते हैं तो 40 घंटे की ट्रेन क्यों लें? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सिर्फ 10 यूरो। यूरोप में पिछले चंद सालों से फ़िज़ाई सफ़र के रुझान में इजाफा हो रहा है। कोरोना वबा से ट्रैवल सनत बुरी तरह मुतासर हुई, लेकिन रेलवे को इतना नुकसान पहुंचा कि अब EU मुसाफिरों के लिए सस्ते टिकट्स की मुहिम चला रही है। लेकिन यूरोपीय ब्लॉक में एक बड़ा मसला काफ़ी वाज़ेह है। इसमें 27 ममालिक शामिल हैं। यूरोप का सबसे बड़ा मसला मुनक़सिम ममालिक हैं। मुख्तलिफ कंपनियां अपने फ़ायदे का सोचती हैं, ना कि वसी तर मनसूबाबंदी का। यूरोप की अपनी रेल एजेंसी है, लेकिन इसके पास मंसूबों को कंट्रोल करने या डेडलाइन नाफिज करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इस वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त के औकात और किरायों के हवाले से सरहद पार राब्ता मज़ीद गंभीर हो जाता है। सोचे कि आपने मैड्रिड से रोम तक का सफ़र हाई स्पीड ट्रेन में करना है। आपको 4 मुख्तलिफ ट्रेनें बदलनी होंगी, बार्सिलोना, पेरिस, टोरिनो और फिर रोम।
ये पूरा सफ़र 49 घंटों में मुकम्मल होगा और आपको तमाम टिकट्स अलग अलग बुक करना होंगे। शंघाई से चेंगडू का फासला भी तकरीबन मैड्रिड से रोम जितना बनता है, लेकिन वहाँ ये सफ़र एक हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सिर्फ 11 घंटों में मुकम्मल होगा और सिर्फ एक क्लिक से। भारत के बारे में क्या ख्याल है? रकबे और आबादी के एतबार से ये मुल्क चीन के तकरीबन बराबर मुल्क है। वहाँ रेलवे का एक वसी नेटवर्क मौजूद है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन एक भी नहीं। मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ने वाली पहली तेज़ रफ्तार ट्रेन का मंसूबा ज़मीन के हुसूल के मसाइल की वजह से गुज़िश्ता 5 सालों से ताख़ीर का शिकार है। और अमेरिका अमेरिका के पास ट्रेनों का एक शानदार नेटवर्क मौजूद है। दुनिया की कुछ बेहतरीन ट्रेनें, उनके पास विजिटर रूम्स, डिजाइनर लॉजेस और ऑब्जर्वेशन लॉजेस वाली ट्रेनें उस वक्त थीं जब सन 1930 की दिहाई में लकड़ियों के सोफों के साथ स्टीम ट्रेनें चला करती थीं। लेकिन 60 की दिहाई में अमेरिका गाड़ियों का मुल्क बन गया और उन्होंने ये सब कुछ ज़ाया कर दिया। उनके पास एमट्रैक के तहत रेलवे नेटवर्क का ढांचा मौजूद है। ताहम हुकूमत ये दावा करती है एमट्रैक की तख्लीक के बाद रेलवे में सबसे बड़ी सरमायाकारी। गाड़ियों से मोहब्बत करने वाले टैक्स हिंदगान ने कभी भी सियासतदानों पर इस हवाले से दबाव डालने की कोशिश नहीं की। मैं समझती हूँ कि अमेरिका में पॉलिसियों में तब्दीली से ज़्यादा ये बुनियादी कार कल्चर है जो यहाँ गाड़ियों की इजाद के बाद से शुरू हुआ। मैं समझती हूँ कि हमें सकाफती अवामिल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि कोई मुल्क जल्द ही चीन से मुकाबला कर सकेगा, लेकिन चीन ने सबको एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिससे तेज़ रफ्तार ट्रेनों का मुस्तकबिल यकीनी हो सकता है। तो आपके मुल्क में हाई स्पीड रेल का निज़ाम कैसा है? हमें कमेंट्स में बताइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे ट्रेन पकड़नी है।